आदाब। मैं रिंकी त्यागी हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारी इस खास पेशकश में आज बात एमर्जिंग ट्रेंड्स इन वेस्ट एशिया और इंडियन कंसर्न्स की। वेस्ट एशिया का एक ऐसा इलाका है जहां दुनिया का आधे से ज़्यादा ऑयल रिजर्व है और 40% के करीब दुनिया का नेचुरल गैस रिजर्व इसी इलाके में मौजूद है। इस इलाके की बड़ी इकनॉमीज़ की बात करें तो तुर्की सबसे बड़ी इकॉनमी है। इसके बाद सऊदी अरब और ईरान का नंबर आता है। हालांकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये इलाका टेररिज्म, अनरेस्ट और क्योस की वजह से ज़्यादा चर्चा में रहता है, लेकिन भारत के साथ इस इलाके के तकरीबन सभी मुल्कों से अच्छे रिश्ते हैं। अब सवाल ये है कि कोविड-19 के पेंडेमिक के पैदा होने वाले हालात ने वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स को कितना बदला है और इसके बदलते डायनेमिक्स में भारत के सरोकार को हम कैसे देखना चाहिए हमें। इसी को समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट एम्बेसडर तलमीज़ अहमद साहब। वेलकम टू द स्टूडियो सर। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा हमारे साथ MPIDSA रिसर्च एसोसिएट के डॉक्टर मुद्दिसर कमर हमारे साथ हैं। वेलकम टू द स्टूडियो सर। थैंक यू। और ICWA में रिसर्च फेलो डॉक्टर फजलुर रहमान, आपका भी वेलकम है सर। मुद्दिसर साहब, क्योंकि सिक्योरिटी की ही हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डायस्पोरा की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। कितना थ्रेट हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह की सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं वहाँ पे बने हुए। देखिए, हमारे जो इंटरेस्ट हैं रीजन में, वेस्ट एशिया रीजन में, उसमें 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात की थी सर ने, या फिर हमारे जो बिज़नेस और इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशंस हैं उनकी बात है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो हमारे जो वहाँ पे सिटीजन्स हैं, हमारे एक्सपैट्रिएट लोग, इंडियन एक्सपैट्रिएट्स वहाँ रहते हैं। तकरीबन 8.5 मिलियन लोग इन 6 कंट्रीज़ में वहाँ पे रहते हैं और वहाँ काम करते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं। ये रेमिटेंस जो है, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है, जो कि इंडिया के GDP का ऑलमोस्ट 3% कंट्रीब्यूट करता है। बहुत बड़ी बात है ये। तो 2 चीज़ों की वजह से अभी ये जो हमारे एक्सपैट्रिएट्स हैं, हमारा जो डायस्पोरा है वहाँ पे, उनके ऊपर अफेक्ट हुआ है। एक तो वहाँ पे जो रीजनल इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी का माहौल है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर कुछ भी वहाँ पे होता है, झगड़ा हो जाता है, वॉर हो जाते हैं या छोटी मोटी स्कर्मिशेस भी हो जाती हैं, तो उसमें हमारे लोगों की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आप अगर देखें 1991 में जब खाड़ी का दूसरा झगड़ा हुआ था, सेकंड गल्फ वॉर हुआ था, तो उसमें कुवैत में से हमारे तकरीबन 1.5 लाख लोग, 1.5 से 2 लाख लोग, उनको हम लोगों को बचा के वापस लाना पड़ा था। या अभी 2015 में जब यमन पे अटैक हुआ था, तब भी हमें तकरीबन 5 से 10 हज़ार लोगों को अपने वहाँ से बचा के लाना पड़ा था। या अभी रिसेंटली कोविड के बाद 2020 में जब कोविड शुरू हुआ, तो उसके बाद भी हमें लोगों को वहाँ से रिपैट्रिएट करके वहाँ से लाना पड़ा था, रेस्क्यू करना पड़ा था। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा मसला है हिंदुस्तान के लिए कि इनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर करें। एंड दैट्स वाई, जैसा सर बता रहे थे या डॉक्टर फजलुर रहमान बता रहे थे, कि इंडिया को कुछ और भी करना चाहिए वहाँ की रीजनल सिक्योरिटी को कंटिन्यूटी लाने के लिए, उसको कंटिन्यू रखने के लिए। और कोविड की वजह से भी हमारे जो वहाँ लोग हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। बहुत सारे लोग वापस आ गए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जॉब उन्होंने लूज़ कर ली है, उनको घर वापस आना पड़ा है। कुछ लोग वापस भी जा रहे हैं अब, लेकिन वहाँ पे अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पूरी दुनिया में एक इंस्टेबिलिटी का सिचुएशन है कोविड के बाद। तो वो पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी कैसी होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसके लिए एक फोकस्ड अप्रोच ज़रूरी है कि हमारे जो एक्सपैट्रिएट्स हैं उनको वहाँ पे फिर से वापस जाके काम मिल सके। वो एक मसला है। जैसे सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, तो अभी रिसेंटली जब यमन से हूती लोगों ने ड्रोन से और मिसाइल से UAE पे अटैक किया था, तो उसमें 3 लोगों में 2 हिंदुस्तान के सिटीज़न थे जिनकी मौत हुई। तो ये एक, हम अगर वहाँ पे किसी भी तरह का, ये जो खाड़ी के देश हैं उसमें किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी होती है, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मसला है। हमारे लोगों की सेफ्टी के लिए, इंडिया के लोगों की सेफ्टी के लिए एक मसला है,
उनके इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए मसला है। इमेजिन अ सिचुएशन कि वहाँ से आपको 3-4 लाख लोगों को वापस लाना पड़े, तो लॉजिस्टिक्स तो एक है ही है, उनको आप फिर यहाँ नौकरी उनको चाहिए, उनकी फैमिली के लिए प्रोविजंस चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें अफेक्टेड होंगी। इसलिए जैसा कि सर बता रहे थे कि डिप्लोमेसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे इंडिया की डिप्लोमेसी को वहाँ पे काम में लाएं, आप डिप्लोमेसी को यूज़ करें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और साथ में अगर उससे ये भी फ़ायदा होता है कि वहाँ पे रीजनल स्टेबिलिटी आती है, तो वो एक एडेड एडवांटेज है, वो इंडिया के ग्लोबल स्टेचर को भी ऐड करेगा, उसके इंडिया की जो ग्लोबल स्टेचर है वो बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी एम्बेसडर साहब, बात हो रही है यमन की, तो यमन में जिस तरह से जो हूती रिबेलियंस हैं वो आए दिन अटैक कर रहे हैं और वहाँ पे जो एक टेरर वाला माहौल है वो बना हुआ है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी वहाँ पर हो रहा है, इंडिया का क्या टेक हो सकता है उस पर? देखिए, फ़िलहाल वहाँ पे 60 साल हो चुके हैं जंग के, और वो जो एक देश था वो अब नहीं रहा। उसको फेल्ड स्टेट भी कहना, वो स्टेट नहीं है। बिल्कुल। वहाँ डायरेक्ट रोल रहा है नेबरिंग स्टेट्स का। सऊदी अरब ने जब एक डिसीजन लिया कि हम बमबारी शुरू करेंगे, तब तक तो वो सिविल इश्यूज थे। हूतियों का क्या है, वो ज़ैदी कम्युनिटी है, वो अपने राइट्स मांग रहे थे और वहाँ से उनको एक्सक्लूड किया गया था। तो इट वॉज ए डोमेस्टिक इशू, और उन्होंने उस टाइम एक कमज़ोर सरकार देख के वहाँ वो सना पहुँच चुके थे, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, सना पहुँच चुके थे। वहाँ पे जो सऊदी अरब ने प्रेसिडेंट लगाए थे अब्दुर्रब्बो मंसूर हाइबी, वो अपना सामान बांध के ज़रूर वहाँ से भागे और रियाद पहुँच गए। और वहाँ उसके बाद उन्होंने, सऊदियों ने वहाँ हमला शुरू कर दिया। अब 350,000 यमनी वहाँ मारे गए हैं और पूरे देश में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो चुकी है। अब वहाँ पे, और जो अली अब्दुल्ला सालेह जिनके गेम प्लान था कि वो अपने लड़के को प्रेसिडेंट बनाए, उनकी खुद की मौत हो चुकी है। अब वहाँ पे सिविल कॉन्फ्लिक्ट हर तरह से है, लेकिन उसका फ़ायदा यूएई ने लिया है। यूएई ने क्या किया है, उन्होंने नंबर 1 सारे जो पोर्ट और आइलैंड्स हैं उस पर कब्ज़ा कर लिया है जो स्ट्रेटिजिकली इम्पोर्टेंट है, मोखा, एडन, मुकल्ला, और सोकोत्रा आइलैंड और पेरिम आइलैंड को उन्होंने कब्जा कर लिया है, नंबर 1। नंबर 2, वो एक साउथ में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, उसको वो सपोर्ट कर रहे हैं ताकि ये देश परमानेंटली डिवाइडेड हो जाए। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है, एसटीसी, उसको यूएई सपोर्ट कर रहा है। तीसरी बात, उन्होंने एक ब्रिगेड बनाया है जिसको जायंट्स ब्रिगेड कहते हैं। उनके खुद के ट्रूप्स नहीं हैं, ये सब मर्सनरीज हैं, और कुछ उसमें यमनी हैं, सलफ़ी यमनी हैं, उनको मोबिलाइज करके वहाँ पे मारेब पे अब लड़ाई चल रही है वहाँ पे। तो इस इलाके, इस माहौल में मुझे नहीं लगता कि इंडिया के लिए कोई रोल है। अब तक सब लोग का यही उनका जो असम्पशन है वो ये है कि हम मिलिट्री विक्ट्री पा सकते हैं। सऊदी अरब अभी भी समझता है, इसलिए वो रोज़ बमबारी करते जा रहे हैं। उनको लगता है कि बमबारी से हम जीत सकते हैं। बमबारी से आप तहस नहस, आप डिस्ट्रक्शन, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ज़रूर होता है, विक्ट्री नहीं होती, अब तक नहीं हुई है, 7 साल हो गए। तो पीस प्रोसेस में बहुत कोशिश की गई है पीस प्रोसेस में, लेकिन जब तक आपको लगता है कि हम जंग से जीत सकते हैं, तो पीस प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है, और कुछ मतलब हो भी नहीं रहा है। यूएई का जो अप्रोच है उसमें किसी ने कोई तब्दीली नहीं देखी, सऊदी अरब का जो अप्रोच है उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। हूती तो अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल हो रहा है। अब लोगों के सारी नज़र है मारेब पे। अगर मारेब गिर गया और हूतियों के हाथ में आ गया, मारेब में तेल है, 80% यमन का तेल मारेब से निकलता है, अगर उनको वो कंट्रोल हो गया, तो मैं जो देख रहा हूँ वो हूती एक सेल्फ सफिशिएंट कम्युनिटी बन जाएगी। नॉर्थ यमन, जब ये डिवाइडेड थे यमन, ज़ैदी कम्युनिटी 60% थी मेजॉरिटी, यूनिफिकेशन के बाद वो 40% हो गए। तो
अगर अगर ऐसा हो गया कि यूएई का जो गेम प्लान है वो सक्सेसफुल हुआ तो ये देश डिवाइडेड हो जाएगा। हूटी इससे मानते नहीं। आपको इस पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए कि हूटियों ने वहाँ ड्रोन क्यों भेजे अबू धाबी की तरफ। ये जो 3 प्रोवोकेशंस हैं कि उनके आंखों सोकोत्रा आइलैंड उन्होंने में कब्जा कर लिया, वहाँ इजरायली बुला लिए सोकोत्रा आइलैंड पे, तो वो तो नागवार गुजरेगा ना। अगर आप पेट्रियोटिक यमनी हैं कि आपका ही आइलैंड और इजरायली वहाँ पहुँच चुके हैं तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो इस तरह से जो प्रोवोकेटिव एक्शंस हैं उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। लेकिन जो अब जब एक जंग 60 साल की हो सकती है तो कॉम्प्रोमाइज़ होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने कोई ऐसा इशारा नहीं देखा। अब देखिए, हमको लगा कि शायद बाइडेन आके जब बाइडेन जब वो इलेक्शन ट्रेल पे थे तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं यमन की जंग ख़त्म करूंगा, उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सऊदी अरब को वो जो ऑफेंसिव वेपन्स है नहीं भेजूंगा। अभी उन्होंने $600 मिलियन के वेपन्स भेज दिए। अमेरिका के लिए सबसे अहमियत एक ही चीज़ है, डिफेंस सेल्स। डिफेंस सेल्स के सामने कोई नहीं आ सकता। नंबर 1 उनका जो अप्रोच है वो ये है, कुछ भी होता रहे। So $680 million worth of missiles and other support equipment has reached Saudi Arabia. Right. And Saudi Arabia अब क्या कर रहे हैं कि इधर उधर से वो जो उनके जो मिसाइल्स हैं, पेट्रियट मिसाइल्स वगैरह, वो तो उस देश को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से। और ये जो इनके हम्बल ड्रोन्स हैं वो काफ़ी वहाँ पे टेंशन है सऊदी अरब में इसकी वजह से। तो सबसे की जो है, जो सबसे अहम बात है, अगर सऊदी अरब अपना रवैया बदल दे और एक्सेप्ट कर ले कि यमन में एक डोमेस्टिक इशू है टू बी सॉर्टेड आउट डोमेस्टिकली बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज़, एक पॉलिटिकल प्रोसेस वहाँ हो सके जिसमें हम नहीं शामिल होंगे। उन्होंने कोशिश की कि ईरान से बात करके कुछ वहाँ हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात रही है, शुरू से गलत है। और उसकी वजह से हमारी अंडरस्टैंडिंग शुरू से गलत रही है। ईरान डज नॉट कंट्रोल द हूतीज। हूतीज आर एन इंडिपेंडेंट फाइटिंग फोर्स। लेकिन जब उनके ऊपर हमला हुआ, ईरान ने ज़रूर उनको सपोर्ट किया। ये ड्रोन्स और मिसाइल्स ईरान की तरफ से ज़रूर पहुँचे हैं। किस तरह पहुँचे अभी तक लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि वहाँ तो टाइट बॉर्डर कंट्रोल्स हैं, पूरा रेड सी सऊदी अरब के कंट्रोल में है। तो एक जो ड्रोन है हूतियों का वो $10,000 का है और एक पेट्रियट मिसाइल $1 मिलियन की है। तो इनकी पेट्रियट मिसाइल ख़त्म हो रही हैं, तो उनको ज़रूर है। तो अब जो सिग्नल मिल चुका है इलाके में दैट दिस इज़ द टाइम फॉर पीस, राइट, ये इशारा अगर रियाद के समझ में आ गया तो हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। अच्छा एम्बेसडर साहब, यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी। आपने कहा कि डोमेस्टिकली इसको मतलब सुलझाया जाए, मैटर को सॉर्ट आउट किया जाए, तो यहाँ पे क्या यूएन का कोई रोल नहीं आपको दिखाई देता? यूएन के स्पेशल एनवॉय हैं, लेकिन यूएन स्पेशल एनवॉय क्या करेंगे जब कोई सुनने वाला तो हो ना। सऊदी अरब ने ऐसी शर्तें लगाई हैं। सऊदी अरब की शर्तें क्या रही हैं अब तक? जो भी हथियार हूतियों के पास हैं वो सरेंडर करें, और जो भी इलाके उनके कब्जे में हैं वो उसको सरेंडर करें, और वापस जहाँ से आए थे ये लोग वापस वहाँ चले जाएं। अब वो कौन ऐसा करेगा? 60 साल आपने बमबारी की है, 3.5 लाख उनके लोग मारे गए हैं। उनके कंट्रोल में कैपिटल है सना और तैज है और हुदैदा पोर्ट है, इनलैंड, वो जो सी में सऊदी का कब्जा है। तो उनके 3 मेजर सिटीज़ उनके कंट्रोल में हैं। अब आप इस वक्त कह रहे हैं कि आप ख़त्म करिए जब मारेब की तरफ उनकी नज़र उठी है और उनके फोर्सेस 20 किलोमीटर दूर हैं मारेब से, मारेब टाउन से। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो आई डोंट थिंक Saudis can achieve a peace process at this point. The time is not right. अगर वहाँ पे एक ऐसे अकोमोडेटिव अप्रोच हो जाए जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ तो होती है, कोई ऐसा देश नहीं है दुनिया में जिसमें डाइवर्स कम्युनिटीज़ ना हो। कोशिश तो ये होती है कि उनको आपस में लेके आएँ। अगर आप एक कम्युनिटी को सपोर्ट करें दूसरी के खिलाफ, तब तो देयर विल बी इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी एंड वायलेंस।
Right. with which we are familiar. We know what is happening. So this is the scenario that we have to deal with in Yemen. तो अभी यमन में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी सऊदी अरब पे है। जी ठीक। रहमान सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं वेस्ट एशिया की, और तो वहाँ पे जो इज़राइल है, पहले देखा गया था कि वो एक कॉमन एनिमी हुआ करता था, लेकिन इस वक्त जो है उसके जो टर्म्स हैं वो अच्छे हो रहे हैं अरब मुल्कों के साथ। और तो क्या ये पूरा प्रोसेस ईरान को कहीं ना कहीं दरकिनार किए जाने का प्रोसेस है? देखिए जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान उस खत्ते में जो है तकरीबन पिछले 30 साल से एक आइसोलेटेड एंटिटी रहा है, पर्टिकुलरली रिवोल्यूशन के बाद। उसकी वजह यह है कि मोनार्की तो ख़तरा ये था कि उनकी जो रिवोल्यूशन है, जो उनका सियासी निज़ाम है, वो उनके लिए कहीं ख़तरे की घंटी न लाए। तो इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश ही की कि पिछले 30 साल से उन्होंने एक तरह का एक सेक्टेरियन इसको कलर दिया कि ईरान की रिवोल्यूशन जो थी वो इस्लामी नहीं थी, वो शियों की रिवोल्यूशन थी, बला 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 ये सब चीज़ें उन्होंने किया। लेकिन पिछले तकरीबन 5-6 साल से एक उस पूरे के पूरे जो उनके पूरे जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें नया एंगल आया। उसमें नया एंगल ये आया कि इन्होंने इज़राइलियों का साथ पकड़ा, क्योंकि इज़राइल जो है तकरीबन रिवोल्यूशन के बाद जिस तरह की इनिमिटी इज़राइल ईरान में रही, उसी तरह की इनिमिटी गल्फ़ ममालिक में रही। तो जो पूरा का पूरा जो एंटी ईरान जो रेटोरिक था गल्फ़ का, उसने इज़राइल के शक्ल में एक उनको बहुत बड़ा साथी मिला। तो और ये ज़्यादा चीज़ें मजबूत हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़माने में। तो अब दोनों के लिए ईरान जो है कॉमन एनिमी था। पहले इज़राइल के लिए था, उसका नेचर बहुत अलग था। इज़राइल के जो ईरान से इख्तलाफात हैं वो कई लेवल पे हैं, वो उसकी सतहें कई हैं। लेकिन गल्फ़ में जो उनके रिश्ते थे वो रिश्ते ये थे कि भाई वो शिया हैं, हम सुन्नी हैं, वो हमारी हुकूमत के लिए ख़तरनाक हैं, वो एक रिवोल्यूशनरी हैं, वो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट हैं, वो एंटी वहाबी ये सब चीज़ें हैं। तो 4-5 साल से इस पूरे गैम्बिट में एक नया चेंज आया। चेंज ये आया कि ईरान को लेके दोनों इज़राइल जो हैं और अरब ममालिक, गल्फ़ ममालिक ख़ास करके, वो साथ हुए। साथ होने की कई वजह हैं। पहली बात तो लगा कि दोनों अगर साथ आ जाएंगे तो शायद ईरान कहीं ना कहीं से वो कार्नर हो जाएगा। जब मैं कार्नर की बात कहता हूँ तो अमेरिका जो निगोशिएट कर रहा था डील, तो उनको लगा अगर इज़राइल का प्रेशर होगा तो न्यूक्लियर डील नहीं हो पाएगी। जब न्यूक्लियर नहीं डील हो पाएगी तो जाहिर सी बात है वो उसकी इकोनॉमी, उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसको जो उस खित्ते में जो उसकी बढ़ती हिजमनी है उसको कहीं ना कहीं झटका लगेगा। अब वो गल्फ़ ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होगा। हो ये रहा है इस दोनों की, इज़राइल और गल्फ़ ममालिक के साथ आने में, कि एक नए तरह का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन रहा है जिसमें वो किसी हद तक जा सकते हैं। वो यहाँ तक ये कह रहे हैं कि वो जो है खुमैनी को हिटलर तक कहा गया। ये सारी की सारी बातें आ रही हैं। और इज़राइल को एक नई तरह की एक पहली बात तो ये है कि इज़राइल जो है पिछले आज के दौर में इज़राइल जो है पॉलिटिकली, मिलिट्रली, स्ट्रेटेजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसको वहाँ से जो पूरा का पूरा जो ख्वाब था कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन वहाँ से वाइप आउट किया जाएगा, ये होगा, वो तकरीबन वो सारी की सारी चीज़ें वो पास की हो गई हैं। लेकिन जब अरब ममालिक साथ हुए, चाहे यूएई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे सूडान हो, चाहे मोरक्को हो, तो उस मुल्क को एक तरह की आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ मिल रही है। इज़राइल का वहाँ होना सिर्फ पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि इज़राइल का होना वहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल इशू भी है, एक रिलीजियस इशू भी है। उस मुद्दे पे भी कहा गया कि भाई वो पूरा पैन इस्लामिज़म और पैन अरबिज़म वो सब चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जैसे मुल्क करीब आते चले गए वैसे वैसे इज़राइल के एग्जिस्टेंस को वो मजबूती मिली जो जिसने पहले 20-30 साल पहले ये बिल्कुल नाउमीद थी। मतलब बिल्कुल एक तरह का ये आप किसी की इमेजिनेशन से बाहर की चीज़ थी। तो जब अरब और इज़राइल जब साथ आ जाएंगे तो नए नए लिटरेचर आ रहे हैं कि नहीं भाई इज़राइल से रिश्ता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गैर इस्लामी नहीं है। आप अगर उनके सरमन देखें, लिटरेचर देखें, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अगर बनेगा तो उसमें सबसे पावरफुल जो डिटरमाइनिंग जो गाइडिंग फोर्स होगी वो इज़राइल होगी। जैसा कि एम्बेसडर तलमी साहब ने कहा कि ऑलरेडी इज़राइल की फोर्सेस वहाँ पे यमन में हैं। यूएई से उनके जिससे किस तरह से उनसे रिलेशन हो रहे हैं आपने देखा। पिछले 1 साल में कोई भी रिश्ते जिसने 2020 में रिश्ते अपने हमवार किए और 1 साल में सिर्फ 2 लाख इज़राइलियों ने यूएई विजिट किया है। तो रिश्ते की अहमियत, रिश्ते की जो नवी, तो उसको समझिए आप कि रिश्ता कैसा हो रहा है। इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन
और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि इनकी रिजीम की जो सिक्योरिटी की उन्होंने तकरीबन इजराइलियों के हाथ तकरीबन एक आउटसोर्स कर दी है अपनी। तो उसमें अगर कोई नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर या कोई नया सिक्योरिटी का ढांचा बनता है तो बगैर इजराइल के नहीं बन सकता। और इजराइल ने बार बार कहा है कि अरब ममालिक जो हमारे पास आए हैं, जो हमारे नज़दीक आए हैं, उन्होंने हमारी अहमियत को समझा है। तो इजराइल को भी पता है कि जो इंटरनल जो स्टेबिलिटी है, जो रिजीम और मासेस के बीच जो ट्रस्ट की कमी आई है, तो उनको अगर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है तो इजराइल कर सकता है। उसकी पहली वजह अमेरिका का वहाँ से हटना, रिट्रीट होना। अमेरिका ने जिस तरह से मोनार्कीज़ को जिस तरह से वहाँ पाल के, सिक्योर करके, प्रिजर्व करके 50 साल तक रखा था, और उनकी जो हिपोक्रेसी या उनकी वो जो थी जमहूरियत को लेके कि वहाँ जमहूरियत की बात नहीं, इजिप्टियन जमहूरियत की बात नहीं, गल्फ़ में बात नहीं, और देश ममालिक में बात है, तो वो चीज़ लगता है मुझे कि वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर रिजीम को जो प्रिजर्व करते थे, अब वो शायद वो रोल इजराइल के पास होगा। और लगता यूँ है कि जिस तरह से रिश्ते सिर्फ कायम नहीं हो रहे हैं, रिश्ते जिस तरह से मजबूत हो रहे हैं, रिश्ते जिस तरह डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, और जिस तरह से अरब ममालिक पे एक दबाव डाला जा रहा है, सूडान का जो मामला है, जिस तरह सूडान रिश्ते कायम किए, उसमें पूरा वेस्टर्न पर्टिकुलरली अमेरिका का पूरा दबाव है, मोरक्को का, और इजरायली हुकूमत के जो ऑफिशियल्स हैं वो बार बार कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में और अरब ममालिक 1 साल, 2 साल, 3 साल और भी मालिक हमारे से हमसे जो है सफाती ताल्लुकात कायम करेंगे। तो किसी भी तरह का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, जो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो इवॉल्व हो रहा है अरब वर्ल्ड में, आने वाले दिनों में, आने वाले महीने और सालों में, इजराइल वुड बी वन ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली पॉलिटिकल एक्टर, नॉट ओनली स्ट्रेटेजिक एक्टर, बट इट वुड बी ए मेजर मिलिट्री एक्टर। तो वहाँ पे उसने अपनी जगह और जो उस तरह से अपने आप को पोजीशन किया है और अरब ममालिक के कोऑपरेशन से किया है, वो चीज़ें बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होने वाली हैं। इल्ला ये कि वहाँ की जो अवाम है, जो मासेज है, वो किस हद तक रिएक्ट करते हैं, और वहाँ की रिजीम उनको स्टेट जो फोर्स है उनको कितना स्पेस देती हैं, रिसेंटमेंट कितना है, वो तो हम तक चीज़ें पहुँचती नहीं हैं वो सब चीज़ें। लेकिन अब मामला रिजीम और इजराइल के बीच तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं, लेकिन मासेस का क्या रिएक्शन होता है। अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वहाँ की स्ट्रीट पावर बदल सकती है, लेकिन 10 साल में हमने देखा कि स्ट्रीट पावर जो उभरी थी उसको किस तरह की वहाँ हुकूमतों ने कुचल के 10 साल में जो सारे उनके ख्वाब थे, अरब वर्ल्ड पूरा वहीं का वहीं नहीं बल गया, बल्कि उस 2011 से पहले उससे बदतर हाल में पहुँच गया है। और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इसमें सिर्फ एक आप आवाम जो है वहाँ की ऑन लुकर है, और रिजीम बग़ैर वहाँ की आवाम को कॉन्फिडेंस में लिए हुए जिससे रिश्ते कायम कर रही है, इस्टेब्लिश कर रही है, रिश्ते बना रही है। और देखिए यूएई का जिस तरह का, यूएई लीबिया में, यूएई यमन में, यूएई सूडान में, बल्कि सिर्फ अपनी ख़ित्ते में नहीं, उनका जो मिलिट्री आउटरीच है, उनका जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है, वो जिस तरह से बढ़ रहा है, और सारी की सारी चीज़ें तब शुरू हुई हैं। ये एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, जैसा कि अम्बेडकर तनवीर साहब कह रहे थे कि ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने जिस तरह के एग्रेसिव पॉलिसी को प्रमोट किया, वहाँ पे जिस तरह के एक एडवेंचरिज्म आया है उस गल्फ़ की फॉरेन पॉलिसी में, वो कभी नहीं देखा गया था। और वो एडवेंचरिज्म के जो 2-3 मेन जो आर्किटेक्ट थे, वो यूएई था, इजिप्ट था, सऊदी अरब वगैरह भी कहीं ना कहीं से वो थे। तो लीबिया में, सूडान में, इस तरह की चीज़ें जो एक नए तरह का अलाइंस बन रहा है, और उस अलाइंस में इजराइल जिस तरह से अपने आप को प्लेस कर रहा है, वो एक नए तरह के पॉलिटिकल टेम्पलेट को, एक नए तरह की जो पॉलिटिकल इक्वेशन को शक्ल देने वाला है। ठीक, हमने इजराइल की इम्पोर्टेंस को जाना रहमान सर से। मुदस्सिर सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कंक्लूडिंग रिमार्क आप क्या देंगे इस पूरे वेस्ट एशिया इमर्जिंग ट्रेंड्स जो चेंज हो रहा है उसमें? देखिए, अभी जो अगर एक सारी चीज़ों को सम अप करके बोलना चाहें तो जो जियोपॉलिटिक्स है वो काफ़ी डेंजरस पाथ पे चल रहा है अभी, और वहाँ बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो जो रिजोल्यूशन के स्टेप्स हैं वो 1 बाय 1 करना पड़ेगा। सारी चीज़ें एक साथ अगर मिल के चाहें कि सब कुछ एक साथ रिजॉल्व हो जाए तो वो नहीं होगा। तो कंपार्टमेंटलाइज करके एक एक करके शायद उसको अगर एड्रेस किया जाए, और इंटरनल जो कंट्रीज़ हैं जब तक उनके अंदर एक रिजोल्यूशन को रिजॉल्व करने की एक ख्वाहिश नहीं होगी, तब तक हम देखते रहेंगे कि ये
झगड़ा, ये टेंशन्स, ये कॉम्पिटिशन्स, राइवलरीज, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। एम्बेसडर साहब, आपसे भी जानना चाहेंगे कंक्लूडिंग रिमार्क। अभी ये जो नई गवर्नमेंट आई है शायद, और जो ओपनिंग हुई है, 2 लाख इजरायली यूएई पहुंच चुके हैं, शायद ये नहीं हो सकता कि एक जो मोर सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट इन इजराइल मेक्स दैट कंट्री मोर मॉडरेट। ये लोग अब अरबों को, वैसे अरबों को देख रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, अमीर हैं, उनके शहर दुनिया के सबसे बेहतर शहर हैं, उनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं, वो अपने आप को आपका इक्वल समझते हैं जी। तो एक अगर आप कुछ साल के बाद देखें, एक नया जनरेशन निकल रहा है इजरायलियों का, वो उनको समझ में आएगा कि हमको इन लोगों के साथ रहना है, हमको इस इलाके में रहना है, वेस्ट एशिया हमारा इलाका है और इन लोगों के साथ हमको बातचीत करनी है। तो मुझे लगता है पीस प्रोसेस का शायद आगे बढ़ सके। मेरा एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है इसके बारे में। बात रही इंडिया की, मैं चाहता हूं कि जो बायलैटरल हमारा अप्रोच है वो एक सीरियस रीजनल अप्रोच होना चाहिए और हर एक जो वहाँ पे रीजनल पावर्स हैं उनको ला के एक साथ बातचीत करके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, और मेरा ये जो एक पर्सनल विजन है वो ये है कि रीजनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें इंडिया, जापान, कोरिया, रशिया, चाइना ये सब मिलके एक प्रमोट करें कि एक रीजनल सिक्योरिटी काउंसिल। मैं नहीं कहता कि ये कल परसों हो सकता है, लेकिन ये हमारे सामने एक विजन होना चाहिए। अगर आपके पास विजन नहीं है तो आपके पास डायरेक्शन नहीं है, और अगर आपके पास डायरेक्शन नहीं है तो आप इधर मारे फिरते रहेंगे। आपको विजन होना चाहिए सबसे पहले। वो विजन हम निकाल सकते हैं, हमारे पास इतनी अहमियत है, इतनी ताकत है, हमारे हिस्ट्री हमारे साथ है, हमारे डोमेस्टिक अचीवमेंट्स हैं, हमारे लोग वहाँ रहते हैं, हमने कंट्रीब्यूट किया है। कोई ऐसी बिल्डिंग वहाँ नहीं है, कोई ऐसी सड़क वहाँ नहीं है, कोई ऐसा पुल वहाँ नहीं है जो हमारे लोगों ने नहीं बनाया जी। और ये हम लोग वहाँ 40 साल से काम कर रहे हैं, उसके पहले 5000 साल से हम वहाँ हमारा लेन देन रहा है। तो वो हमको जानते हैं, हम उनको जानते हैं। एक कल्चरल कंफर्ट है, तो इस कल्चरल कंफर्ट को एक कंटेम्प्ररी वैल्यू देना ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए विजन, रीजनल अप्रोच, अल्टीमेटली पीस कॉन्फ्रेंस, रीजनल पीस कॉन्फ्रेंस विद लाइक माइंडेड स्टेट्स, ये मेरा सजेशन है। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस डिस्कशन। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम से जुड़ी अपनी कोई राय हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।